द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशि जहीर और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। खबर फाइनेंस को लेकर है और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चिंता जताई है, उसके बारे में आपको बताना है। लिखते हैं और कहा है, उन्होंने क्या कहा है पहले आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं, फिर अपनी खबर को हम विस्तार से बताएंगे। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर दी चेतावनी, कहा आगे 1991 से भी मुश्किल वक्त आ रहा है। यानी कि वो टाइम जब भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा धरातल पे थी और मनमोहन सिंह को जब पीवी नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्रालय का जिम्मेदारी सौंपी थी तो वो धरातल से उठा करके अर्थव्यवस्था को ऊपर लेकर आए थे। और उसी समय को कहा जाता कि भारत के उदारीकरण का वो दौर था और मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे वित्त मंत्री उस वक्त रहे कि भारत की उस अर्थव्यवस्था को ऊपर लेके आने का काम किया। इन्होंने क्या कहा पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि उस वक्त में और इस वक्त में क्या फ़र्क है। देखिए, मनमोहन सिंह ने अपनी जो बात कही वो सुन लीजिए क्या है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 के ऐतिहासिक बजट के 30 साल पूरे होने के मौके पर शुक्रवार को कहा कि कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनज़र आगे का रास्ता उस वक्त की तुलना में, जो 1991 का टाइम था, उस वक्त की तुलना में ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में राष्ट्र के तौर पर भारत को अपनी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करना होगा। आगे बहरहाल इनके बारे में लिखा कि 1991 नरसिम्हा राव की अगुवाई में बनी सरकार में वित्त मंत्री थे और 24 जुलाई 1991 को पहला बजट पेश किया था। उसके 30 साल हो गए थे, जिस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये बात ये कही है। बहरहाल वो टाइम क्या था हम आपको बता चुके और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी के समय भी जो बात कही थी वो भी आपको याद है। और आज 5 साल नोटबंदी के गुजर चुके हैं, क्या हालात हैं ये भी आप जानते हैं। वो हालात हम आपको तथ्य के साथ बताना चाहते हैं। आपका कुछ टाइम लिया जाएगा, राजनीति खबरें आप बहुत देख चुके, लेकिन फाइनेंस के बारे में भी जान लें कि भारत की स्थिति क्या हो रही है और क्या थी। देखिए, ये कोरोना के काल में हर एक इंसान ये बोल सकता है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ही धरातल पर चली गई, लेकिन मैं जो आपको तथ्य दूंगा वो 2019 से पहले के दूंगा और हालात बताऊंगा कि क्या है। आपकी स्क्रीन पर कुछ शॉट लगाने के साथ साथ बात करूंगा कि क्या हालात थे। देखिए, अजीम प्रेमजी की यूनिवर्सिटी, उसने एक सर्वे किया और बताया कि 23 करोड़ लोगों से ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे आ गए लोग। और उन्होंने बताया कि 2006 से 2016 के बीच 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले थे। ये आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर एक अजीम प्रेमजी की यूनिवर्सिटी में सर्वे हुआ और बताया गया कि 2006 में और 2016 के बीच में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे और अब 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से दोबारा वापस नीचे चले गए। देखिए, यूएनओ के मुताबिक जो गरीबी रेखा का आकलन होता, आमदनी होती, वो अलग होती है और हिंदुस्तान के मुताबिक ही अलग होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये $3-4 या $5-4.5 के बीच के अंदर ये होती है। जो बताया गया कि गरीबी रेखा के नीचे 23 करोड़ लोग नीचे आ चुके हैं, इस जो आपके सामने रिपोर्ट मैंने बताई है इसके बारे में। अब इन्होंने कहा कि 2016 और 2006 से ले 2016 तक, यानी कि इस बीच 27 करोड़ लोगों को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दौर में गरीबी रेखा से निकाल करके और जो वहाँ से गरीबी रेखा से निकाल करके सही जीवन यापन करने का जो काम हुआ था वो इस दौर में हुआ था। इस बीच यही मनमोहन सिंह 10 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर थे। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो सर्वे के बाद निकल के आई कि सबसे बड़ा जो हाथ था वो मनरेगा योजना के बारे में बताया गया कि इस योजना की वजह से लोग गरीबी जीवन से बाहर निकल के अपना ठीक ठाक जीवन गुजारने लगे थे। लेकिन इस कोरोना के काल में भी और 2019 से पहले भी हालात ये हैं कि लोग गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं और तकरीबन लगभग 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। ये रिपोर्ट हमने आपको बताई। अब आपको हम थोड़ा सा बेरोजगारी के बारे में और बताते हैं। रेलवे, आप जानते हैं रेलवे की एक नौकरी निकली थी, वो मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं कि यदि वो मिल जाती मैं आपको लगा के दिखाता हूं कि किस तरह से रेलवे में जो नौकरी निकली थी 1,40,00,000 के करीब, और उसमें आवेदक कितने थे ये देखकर आप चौंक जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान की रिपोर्ट में लगाता हूं और ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2020 की रिपोर्ट है। रेलवे में 1.4 यानी कि 1,40,00,000 रिक्तियों के लिए 2,40,00,000 करोड़ उम्मीदवारों ने किया आवेदन। मैं दोबारा अपनी बात को सही करता हूं कि रेलवे ने 1.4 यानी कि 1,40,000, मैं आपसे गलत बोल गया था, 1.5 करोड़, ये थी 1,40,000 रिक्तियों के लिए 2,40,00,000
लोगों ने आवेदन किया रेलवे मंत्रालय। ये एनटीपीसी होता है, ये नॉन टेक्निकल जो गार्ड वगैरह होते हैं ना, उसकी नौकरी निकली थी। और इसके अंदर तकरीबन 1.5 लाख से कम लोगों की ये नौकरियां थी। और इसको आवेदक जो थे वो 2.5 करोड़ के करीब थे, 2.40 करोड़। इस बात से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितने लोग बेरोजगार हैं और कितने लोग बेरोजगार हुए। तो अब ये रिपोर्ट जो है ये 2017, 18, 19 की नहीं बता रहा हूँ, ये 2020 की आपको मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त 1.5 लाख नौकरियों के पीछे जब लगभग 2.5 करोड़ लोग आवेदक होंगे तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि बेरोजगारी का दर क्या है। एक रिपोर्ट तो मैंने आपको ये दिखाई, एक रिपोर्ट मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये सरकारें अगर करना चाहें तो जो इनके हिस्से के अंदर पहले से ही नौकरियां यानी कि पद खाली हैं, अगर वो भी रिक्त कर दें तो किसी हद तक ये प्रॉब्लम हल हो सकती है। ये आपको दिखाता हूं मैं कि 2019 तक, देखिए ये पत्रिका ने छापी थी रिपोर्ट, इसके अंदर लिखा है कि 24 लाख तकरीबन, इसके अंदर 24.5 लाख जो पद हैं वो रिक्त पड़े हैं, जिनको अगर ये लोग भर देंगे तो कम से कम 24 लाख लोगों को कारोबार मिल जाएगा, यानी कि नौकरी मिल जाएगी। जिसमें 10 लाख लोग तो ऐसे हैं जो शिक्षक भर्ती हैं, 5.5 से सिपाहियों की भर्ती हैं। इस तरह का पूरा डाटा है। समय कम होने की वजह से मैं एक चीज़ नहीं रख सकता, आपकी स्क्रीन पर लगा दिया जाएगा। आपको बता दूं कि इस तरह से ये नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन अभी तक ये नौकरियां भरी नहीं गई हैं। इससे पता चल जाता है कि बेरोजगारी की हालत क्या है और सरकारें क्या काम कर रही हैं। ये मैं आपको ज़्यादा पुरानी खबरें नहीं सुना रहा हूँ, एक आज तक की रिपोर्ट दिखाता हूँ कि बेरोजगारी की वजह से लोग कितने मरते हैं। देखिए आज तक की एक रिपोर्ट है, आप देख लीजिए। हर घंटे में 3 बेरोजगार कर रहे हैं खुदकुशी, और एनसीआरबी के आंकड़ों से हुआ खुलासा। ये एक खुलासा आज तक ने किया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार खुदकुशी कर रहे हैं। और एक खुलासा ये भी था कि किसानों से ज़्यादा बेरोजगार नौजवान लोग खुदकुशी करते हैं। तो ये हालात हैं बेरोजगारी के, ये हालात हैं नौकरियों के, और ये हालात हैं गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले लोगों के। और मैं आपको बता दूं कि इस पेंडेमिक के दौर से पहले ही जो 90% हमारा एक लोगों के कारोबार हैं, वो 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो उससे आते हैं। 2016 में तमाम जानकारों का कहना यह था कि नोटबंदी जिस तरह से लागू कर दी गई थी, वो सारा का सारा जो पूरा का पूरा जो एक सेक्टर था वो तबाह बर्बाद हो गया था, और उन लोगों के कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। लगभग 140 करोड़ लोगों की इस पूरे हिंदुस्तान की जनसंख्या में 50 करोड़ लोग काम करते हैं, जिसमें 47 जो है ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में लोग होते हैं। तो ये हालात हैं बेरोजगारी के। लेकिन आप और हम और हमारे दर्शक और हमारे लोग किन चीज़ों में लगाए हुए हैं नेता, ये आप जानते हैं कि बिहार के चुनाव को ले लें, बंगाल के चुनाव को ले लें, उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव को ले लें, या नेताओं की गतिविधियों को ले लें, उसमें इतने ज़्यादा डोमिनेट हो जाते हैं कि जो हमारी बेसिक चीज़ें रोज़गार, उसको भूल जाते हैं। ये मैंने आपको तथ्यों के साथ बताया है कि किस तरह से बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, किस तरह से आम आदमी जो कमाता था वो नीचे की तरफ आ रहा है, जिनकी आमदनी कुछ थी वो कम होती जा रही है। ये आंकड़े आ चुके हैं आपके सामने। और मनमोहन सिंह ने जो बताया कि आने वाला जो वक्त है वो वाकई 1991 से ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि 1991 के टाइम में आपको याद होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तब पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस की सरकार बनी थी, वित्त मंत्री इनको बनाया था, तब जाके इनकी भरसक कोशिशों से वो उदारीकरण वाली जो हम बता रहे थे आपको, वो स्कीम्स आई जिनका रिजल्ट आज तक दिखाई देता है। एक आशुतोष करके पत्रकार हैं, पहले IBN 7 के संपादक होते थे, एक प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि पूरे भारत जब से आज़ाद हुआ है, वो मनमोहन सिंह का टाइम जो पीवी नरसिम्हा राव का टाइम था, उससे अच्छा टाइम हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कार्यालय में कभी काम नहीं हुआ। ये उनका कहना है आशुतोष का, जो IBN 7 के पूर्व संपादक थे। उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर कहा कि वो टाइम ऐसा था जब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने ऐसा काम किया था, ऐसी नीतियाँ लाए थे जिसका असर हम आज देखते हैं। और आज हालात ये हैं कि 2006 से 2016 के बीच में तो 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला जाता है, और आज कंडीशन ये है कि 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। तो ये मनमोहन सिंह इन्होंने चेताया था नोटबंदी के समय में भी, और आज भी ये चेता रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, और 1991 की जो हालात थे उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जिनको सत्ता की जिम्मेदारी सौंपी है वो अपने राजनीतिक फ़ायदों को एक तरफ करके भारत के अंदर एक ऐसी रणनीति, ऐसी नीतियाँ लाएं जो विभाजनकारी ना हो, वो सिर्फ रोज़गार उपलब्ध कराने वाली हो। जो रिक्त स्थितियाँ जो मैंने आपको बताएं, जो रिक्त पद हैं, बिहार नंबर 1 है उसमें जो रिक्त पद हैं, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, इस तरह की ये चैन है। 24 लाख का जो आंकड़ा मैंने बताया, ये आपको पहले बताया, अब ये और बढ़कर ज़्यादा हो गया। जो सरकारी नौकरियां मौजूद हैं
उनमें सेंट्रल और इस सूबे की जो सरकारें अगर वो नौकरियां देने पे आ जाएंगी तो किसी हद तक ये बेरोजगारी की जो हालत है वो खत्म हो जाएगी। और झूठे दावे देना बंद करने सरकार, और आम पब्लिक, आम वोटर्स को भी ये देखना चाहिए कि आपके हाथ में मोबाइल है, जानकारी करें कि ये जो सरकार हमें किसी तरह का छलावा देती है इसमें कितनी सच्चाई है। बहरहाल मैंने आपको बिल्कुल आंकड़ों के साथ बताया कि बेरोजगारी की क्या हालत है और नौकरियां क्या मौजूद हैं और हमारी सरकारें क्या कर रही हैं। और वो वित्त मंत्री जो प्रधानमंत्री भी रहे उन्होंने 2006 से 2016 में क्या किया था, और आज नोटबंदी के समय भी उनकी जो चेताया था वो भी बात सही निकली है। और आज जो वो कह रहे हैं कि 1991 से बुरा दौर आ जाएगा, चुनौतीपूर्ण होगा, ज़्यादा चुनौती आ जाएंगी, उस बारे में भी सोचने का विषय है। सरकारों को अपनी आपसी खींचमतान से छोड़ करके इन चीज़ों में आना चाहिए, ये वरना भारत के जो वोटर्स हैं, भारत के जो दर्शक, भारत के जो लोग हैं, उन्हीं का नुकसान है, आपका नुकसान है और मेरा नुकसान है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।